हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, जो कि जिसे हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं। गुप्ता डायनेस्टी को आप ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, गुप्ता डायनेस्टी को। इससे पहले मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाया था पोस्ट मौर्यन पीरियड कि साउथ इंडिया में कौन से राजा आए थे और नॉर्थ इंडिया में कौन से राजा आए थे। तो वो कंप्लीट करवाने के बाद आज हम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हम हर चीज़ आज कंप्लीट करेंगे। सबसे बड़ी डायनेस्टी थी ये, तो इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसी में 1 घंटा लग जाएगा वीडियो में, जिसमें मैं इनके बारे में, कल्चर क्या था इनका, कैसे किस तरीके के कॉइन्स इन्होंने रिलीज़ किए थे और क्या क्या इनका आर्ट और आर्किटेक्चर था, कौन कौन से चाइनीज़ ट्रैवलर्स इनके टाइम पे आए थे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजाज हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। क्या इनका ट्रेड का जो रूट हुआ करता था वो क्या था, वो सब चीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इनके ओरिजिन का देखते हैं कि इनकी ओरिजिन कैसे हुई थी गुप्ता एम्पायर की। जो डिक्लाइन था मौर्यन एम्पायर का, उसका रिजल्ट क्या हुआ था, राइज ऑफ 2 मेजर पॉलिटिकल पावर्स, 2 मेजर पॉलिटिकल पावर्स का एमरजेंस हुआ था। किसके बाद, मौर्यस के डिक्लाइन के बाद। जो कौन से थे, कुशान्स थे और सतवाहनास थे। मैंने आपको बताया था सतवाहनास जो है वो साउथ में थे और कुशान्स जो थे वो नॉर्थ में थे। तो बोथ दीज एम्पायर ब्रॉड पॉलिटिकल यूनिटी, तो ये दोनों एम्पायर ही पॉलिटिकल यूनिटी लेके आए थे। इनके टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ था, ठीक है, दोनों ही एरियाज में। कुशान्स का जो रीजन था वो नॉर्थ इंडिया था, और इनका एंड जो हुआ था वो 230 सीई के आसपास हुआ था। और गुड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, यानी कि सेंट्रल इंडिया का भी इनका एरिया था, अंडर द डोमेन ऑफ मुरुंडाज, पॉसिबल किंग्समैन ऑफ कुशान्स। तो ये सारा कंप्लीट हो गया हमारा। कुशान्स का थे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। द मुरुंडाज रूल्ड फॉर ओनली 25 to 30 ईयर्स, इन्होंने सिर्फ 25 से 30 ईयर्स तक रूल किया था, अराउंड द लास्ट डिकेड ऑफ द 3rd century सीई। अबाउट 275, मतलब आप मान सकते हैं कि तीसरी सेंचुरी के आसपास इनका जो रूलिंग था वो खत्म हो गया था। एंड द डायनेस्टी ऑफ द गुप्ताज केम इन टू पावर, किसके बाद, तो गुप्ता की जो पावर है वो कब आई थी, मुरुंडाज के एंड के बाद। तो अगर हम बात करें गुप्ता एम्पायर की, इन्होंने स्टैब्लिश किया था अपना कंट्रोल ओवर अ गुड पार्ट ऑफ द फॉर्मर डोमेन ऑफ कुशान्स और सतवाहनास। तो कुशान्स जो थे वो नॉर्थ में थे और सतवाहनास साउथ में थे। तो साउथ से लेके नॉर्थ तक का पूरा एरिया जो है ये गुप्ता एम्पायर के अंडर में था। तो यही वो बोलना चाह रहे हैं कि इन्होंने दोनों ही जो एम्पायर थे इनके एरिया को अपने अंडर ले लिया था। दी गुप्ताज पॉसिबली वैश्याज, ये कहा जाता है कि ये वैश्याज थे। जैसे कि 4 कास्ट हुआ करती थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्याज और शूद्राज। तो ब्राह्मण प्रीस्ट हुआ करते थे, क्षत्रियज वॉरियर थे, और जो वैश्याज हैं इनको हम मर्चेंट्स बोलते थे, यानी कि बिजनेसमैन जो बिजनेस किया करते थे, ठीक है। तो ये वैश्याज से थे कौन, गुप्ताज। कैप्ट नॉर्दर्न इंडिया, इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया को लिया, पॉलिटिकल यूनाइट किया इन्होंने फॉर मोर देन अ सेंचुरी, यानी 1 सेंचुरी से ज़्यादा इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया पे कंट्रोल रखा था। द गुप्ताज आर बिलीव्ड टू हैव बिन फ्यूडेटरीज ऑफ द कुशानाज, ऐसा कहा जाता है कि कुशानाज के जस्ट बाद जो है गुप्ताज आए थे और इनका इनसे कुछ रिलेशंस हुआ करता था। ओरिजिनल किंगडम जो थी गुप्ताज की कंप्राइज करती थी उत्तर प्रदेश एंड बिहार में, यानी कि जो इनका ओरिजिनल किंगडम था, जो मेन इनकी पावर ऑफ सेंटर थी वो यूपी और बिहार थी, विद देयर सेंट्रल पावर एट प्रयागराज जिसे आज बोला जाता है यूपी, ठीक है। द गुप्ताज सेटअप देयर रूल ओवर द फर्टाइल प्लेन, हम सबको पता है कि जो गंगेटिक एरिया है इंडिया का, जहाँ पे भी गंगा रिवर जाती है, वो पूरा फर्टाइल एरिया माना जाता है। तो उस एरिया पे इनका रूल था, ऑफ द मध्य देश बोला जाता है उसका, यानी कि सेंट्रल इंडिया, ऑल्सो नोन एज अनुगंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गुप्ताज का जो एरिया था उसको लेके क्वेश्चन आ गया तो मध्य देश भी पूछा जा सकता है आपसे, और अनुगंगा करके भी क्वेश्चन आ सकता है। द मिडिल गंगेटिक बेसिन, ठीक है। अब सकेता की बात करें तो यूपी अयोध्या, प्रयाग यानी कि यूपी, मगध मोस्टली बिहार, ठीक है, यानी कि आउट, मतलब आप मान सकते हैं कि पूरा का पूरा बिहार था। दी गुप्ताज मेड गुड यूज़ ऑफ आयरन, तो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि गुप्ता ने जो है आयरन का बहुत ही अच्छे से यूज़ किया था, आयरन और रिजर्व्स का, इन सेंट्रल इंडिया में। आपको ध्यान रखना है इनका रिलेशन मोस्टली जो था वो सेंट्रल इंडिया था, जो फर्टाइल लैंड हुआ करती थी गैंगेटिक बेसिन की, वो वाली, एंड द साउथ बिहार, ठीक है। and also took advantage of their proximity to their areas in North India and carried the silk trade। आपको ध्यान रखना है कि इनका रिलेशन सिल्क के ट्रेड से भी था विद द बेंजाइंटाइन एम्पायर, जो कि रोमन एम्पायर जिसको बोला जाता था, आपको ध्यान रखना है। द गुप्ता पीरियड इन एंशियंट इंडिया इज रेफर्ड टू एज गोल्डन एज, मैंने आपको ये बता दिया है कि इसको हम गोल्डन एज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ द न्यूमरस अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और टेक्नोलॉजी, इन सब में ये बहुत आगे निकल गए थे, इसलिए इसको हम गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो इट ऑल्सो ब्रॉट अबाउट द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट।
ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये सारे जो रूलर्स हैं, मैंने पूरा चार्ट बना दिया है यहाँ पे। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त। तो ये सारे के सारे रूलर्स हुआ करते थे जो सारे इम्पॉर्टेंट थे। तो अगर हम श्रीगुप्त की बात करें तो फाउंडर ऑफ डायनेस्टी थे, इनको हम बोलते हैं कि गुप्ता एम्पायर को किसने फाउंड किया था, तो श्रीगुप्त ने किया था। और इनका जो रीज़न था ये 240 सीई से लेके 280 सेंचुरी तक था। यूज्ड द टाइटल ऑफ महाराज। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सा महाराज था जिसने अपने आप को ही एक टाइटल दिया था जिसका नाम था महाराज, तो वो श्रीगुप्त ने दिया था। आपको इसका ध्यान रखना है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बारे में कुछ है नहीं, बस ये इसके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इसने गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया था, तो पहला रूलर यही था। बाकी इसके बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बात करें कि घटोत्कच के बारे में, तो ये किसके बेटे थे, श्रीगुप्त के बेटे थे, यानी सेकंड रूलर थे। और इन्होंने भी जो टाइटल है महाराज का लिया था जो इनके फादर ने लिया था, सेम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में। तो मेन रूलर जो अब स्टार्ट होते हैं वो चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएंगे। देखिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों अलग अलग हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं लेना है। तो वो मौर्यन एम्पायर के थे, ये गुप्ता एम्पायर के हैं, इसलिए इनके आगे फर्स्ट लगाया हुआ है, क्योंकि एक बार चंद्रगुप्त नाम पहले यूज़ हो चुका है, इसलिए जब सेम नाम के राजा आते जाते हैं तो उनके आगे हम फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं। सेम इसी तरीके से आगे चंद्रगुप्त सेकंड भी आएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। इनका जो रीज़न था वो था इस टाइम से लेकर इस टाइम तक। टाइम पीरियड इतना आता नहीं है एग्जाम्स में, बाकी पूछ लिया जाता है अगर आपके मतलब स्टेट पीएससी के एग्जाम में अगर आपके स्टेट से वो रिलेट कर रहे हैं तो क्वेश्चन आ सकता है। स्टार्टेड किया था इसने एरा ऑफ गुप्ता, मतलब मेन रूलर था गुप्ता एम्पायर का वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ही थे। इन्होंने ही एक तरीके से साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया था। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ, देखिए अब तक क्या था कि महाराजा टाइटल लिया करते थे, अब इन्होंने महाराजा धीराज ले लिया टाइटल। तो अब क्या हुआ, इन्होंने अपने आप को सबके राजाओं का राजा मान लिया। समझ में आ रहा है आपको, महाराजा धीराज। तो ये टाइटल इन्होंने अपने आप को खुद दिया, तो इसलिए इनका रीज़न जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्होंने ये जो अपना टाइटल लिया था ये इन्होंने पाटलिपुत्र में लिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर और देखिए, अभी मैं ये छोटा छोटा बता दे रही हूँ, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने शादी की थी लिच्छवी की प्रिंसेस कुमार देवी से, ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त की बात करें तो इनका रीज़न था 335 से 336 से लेके 375 तक। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया है, वी ए स्मिथ के द्वारा। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि वी ए स्मिथ ने नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा था, तो समुद्रगुप्त को कहा था, जो कि ईरिश इंडोलॉजिस्ट थे और आर्ट हिस्टोरियन थे। हिज कैंपेन आर मैंशन इन द ईरान इंस्क्रिप्शन, मध्य प्रदेश। आपको ये ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो रीजन था इनका यहाँ से यहाँ तक, टाइम पीरियड आप देख लेना। इनके पास नवरत्न थे। क्वेश्चन आता है कि किन के राज्य के टाइम पे जो 9 जेम्स कहते हैं, 9 जेम्स बोल लो या नवरत्न बोल लो, किसके पीरियड में थे उनके कोर्ट में, तो चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में थे। इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था विक्रमादित्य का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुमारगुप्त की बात करें तो इनका रीजन का टाइम पीरियड ये है। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड की थी। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये, कि किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। ही ऑल्सो कॉल्ड शक्रादित्य, आपको ये भी ध्यान रखना है। स्कंदगुप्त की बात करें, इनका रीजन का टाइम पीरियड ये था। वॉज अ वैष्णेटिव, ठीक है, यानी कि वैष्णविज्म में बिलीव था इनका। सन ऑफ कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बेटे थे ये। और रिपल्स्ड एंड अटैक बाय, यानी इनके टाइम पीरियड में हुनास का अटैक हुआ था। इनके बारे में मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो इसके बाद से ही इनका एम्पायर जो है डाउन जाने लगा था, लेकिन स्कंदगुप्त ने हुनास को उस टाइम पे हराया था, ये भी एक बड़ी बात थी उस टाइम पे, क्योंकि जो चंद्रगुप्त सेकंड और समुद्रगुप्त के बाद ज़्यादा बड़े रूलर्स कभी इंडिया में आए नहीं थे। विष्णुगुप्त की बात करें तो लास्ट नोन रूलर हैं गुप्ता डायनेस्टी के, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो बिल्कुल लास्ट रूलर थे वो बुद्धगुप्त थे। कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है, क्या नाम है, बुद्धगुप्त। तो ये लास्ट रूलर माने जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे विष्णुगुप्त को भी माना गया है कि ये लास्ट रूलर थे। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले राजा जो हैं हम चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि श्रीगुप्त जो फाउंडर थे उनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद घटोत्कच आए और फिर आए चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो इनका टाइम पीरियड आप देख लेना, 320 से लेकर 335, यही इनका टाइम पीरियड है। इसको और क्या क्या बोला गया है, तो इनका नाम दिया गया है महाराजा गुप्ता, जो महाराजा का टाइटल इन्होंने खुद लिया था। श्रीगुप्त बोला गया है, फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी बोला गया है, यानी कि रियल फाउंडर कौन थे गुप्ता डायनेस्टी के, तो वो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। लेकिन फाउंडर पूछा जाए सिर्फ तो आपको श्रीगुप्त का नाम लेना है। और महाराजा घटोत्कच, तो ये रूलर्स थे इनसे पहले, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग की बात करें गुप्ता डायनेस्टी की, लेड द फाउंडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर, यानी कि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है इन्होंने एक सेटअप करा था पूरा एम्पायर। तो ये पहले राजा थे जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी की नींव रखी थी, ठीक है।
एंड क्लेम द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। ठीक है, बाकियों ने क्या किया था, इन्होंने नाम लिया था महाराजा का सिर्फ, किसने, श्रीगुप्त ने और घटोत्कच ने महाराजा का टाइटल लिया था, लेकिन चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज का टाइटल लिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। किंग्स ऑफ किंग यानी राजाओं का राजा विद कैपिटल पाटलिपुत्र, मैं आपको ये करवा चुकी हूँ पीछे। बात करें इन्होंने क्या किया, ही स्ट्रेंथन हिज पोजीशन बाय अ मैट्रिमोनियल अलायंस। इन्होंने अपनी पोजीशन मैट्रिमोनियल अलायंस के द्वारा मजबूत करी थी, यानी कि वैवाहिक संबंध बनाने से, यानी कि किसी राजा की बेटी से शादी कर लिया तो उनसे अपना राज्य दहेज में लेना, ये सब चीज़ें ये करते थे उस टाइम पे। विद द लिच्छवीज, लिच्छवी के साथ में जो नेपाल में थे। ही मैरिड कुमार देवी, जो लिच्छवी की रानी थी, यानी कि उनके राजा की बेटी थी वहाँ के, अ प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी क्लैन। ठीक है, सिंस द गुप्ताज वर प्रोबेबली वैश्याज, ऐसा कहा जाता है कि गुप्ताज जो है ये वैश्या थे बाय कास्ट के बाय उससे, लेकिन इन्होंने शादी की थी क्षत्रिय क्लैन से, यानी कि जो हाँ ये शादी करते थे तो वो क्षत्रिय होते थे। तो उससे क्या होता था, ये क्षत्रियों पे भी अपना बस चला पाते थे, क्योंकि एक तरीके से क्या होता था, वहाँ की बेटी को ही अपने घर लाके वहाँ के भी आधे राज्य पे कंट्रोल होता था इनका। तो प्रेस्टीज, पावर और स्ट्रेंथ होती थी इससे गुप्ता की, यानी मैट्रिमोनियल अलायंस बना के या अपना राज्य और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते थे। ही इशूड कॉइन्स इन द जॉइंट नेम्स ऑफ हिज क्वीन एंड हिमसेल्फ, यानी ये जो कॉइन इशू करते थे, यानी सिक्के जो उस टाइम पे चलते थे अपने नाम से और अपनी मतलब वाइफ या रानी के नाम से, उस टाइम पे कॉइन्स इशू किए जाते थे। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज, ग्रेट किंग्स ऑफ किंग। ही वॉज सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी टू अ ग्रेट किंगडम। तो ये सक्सेसफुल थे अपने टाइम पे, ठीक है, जहाँ से इन्होंने स्मॉल उससे राज्य से एक बड़ा किंगडम खड़ा किया था, तो वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ही थे। हिज एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ उत्तर प्रदेश, बंगाल, पार्ट ऑफ मॉडर्न बिहार। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये राजा थे तो ये कौन से एरिया में इनका दबदबा था, तो उत्तर प्रदेश था, बंगाल था और मॉडर्न बिहार जो है ये पूरा एरिया विद कैपिटल पाटलिपुत्र। आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल जो है हमेशा एंशिएंट इंडिया में मोस्टली पाटलिपुत्र ही रही गई है, बाकी जहाँ जहाँ चेंज हुआ है वो मैं करवा चुकी हूँ। ही इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर। फर्स्ट ग्रेट किंग पूछे, अगर सिर्फ फर्स्ट किंग पूछे या फाउंडर पूछे तो वो श्रीगुप्त है। इस तरीके से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। अब बात करेंगे हम समुद्रगुप्त की, बाकी मैं कुछ देख लेती हूँ अगर चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में कुछ रह गया हो तो। कॉइन्स का मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, कुमार देवी से इन्होंने शादी की थी। फर्स्ट किंग थे इंडियन ओरिजिन के जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था, कौन थे, चंद्रगुप्त। ये लिख लेना आप लोग कि ये पहले ऐसे किंग हैं इंडियन ओरिजिन के जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया था। ठीक है, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था अपना रूल गुप्ताज का लार्ज पार्ट ऑफ अपर गंगेटिक वैली पे, यानी कि जो यूपी वाला एरिया था वो मैं करवा चुकी हूँ। आप सबको बस इनका टाइम पीरियड और कहाँ कहाँ पे इन्होंने क्या नई चीज़ें की थी, कौन सा टाइटल एज्यूम किया था और किस राज्य में इनका ज़्यादा अपना दबदबा था, क्या कैपिटल थी, इस पे ध्यान देना है आपको। पहले फाउंडर कौन थे, लास्ट फाउंडर कौन थे, लास्ट रूलर कौन थे, इस तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब समुद्रगुप्त के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, इनका टाइम पीरियड आप देख लेना। गुप्ता किंगडम वॉज एनलार्ज्ड एनॉर्मसली बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये बोल रहा है कि जो गुप्ता किंगडम था ये और भी ज़्यादा बड़ा कब किया गया, किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो बेटे थे और सक्सेसर यानी कि समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि समुद्रगुप्त ने इनका किंगडम और जो इनका एरिया और इनका जो वो था वो इन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ाया था। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, जहाँ पर भी पिलर इंस्क्रिप्शन आए वहाँ पे आपको खुद ही अंडरलाइन करके और इसको अलग से पॉइंट बना के नोट कर लेना है। सारे इंस्क्रिप्शंस के लिए अलग से ही एक नोट बना लेना पेज में कि इस इंस्क्रिप्शन में इस राजा के बारे में किसने लिखा है, किसकी बात की गई है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, पॉइंट वाइज सारी चीज़ें आपको बना के रखनी पड़ेगी। इसे हम प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, किसको, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें डिटेल अकाउंट बताता है ऑफ हिज अचीवमेंट। किसकी अचीवमेंट के बारे में, समुद्रगुप्त की। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट, मतलब ये लड़ाई करके उसे हड़पने वाली नीति को अपनाते थे। कौन, समुद्रगुप्त की लड़ाई करा, उसको हराया और उनके राज्य में इन्होंने अपना राज्य बना लिया। दिस लॉन्ग इंस्क्रिप्शन वॉज कम्पोज बाय हिज कोर्ट पोइट। तो ये इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखी गई है, बाय हरिसेन। ठीक है, जो कि संस्कृत में लिखी गई है, आपको ध्यान रखना है। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी है, जो कि कोर्ट पोइट थे, यानी कि समुद्रगुप्त के कोर्ट के कवि माने जाते थे ये। इन्होंने संस्कृत में इनके बारे में बताया है, तो यहाँ से हमें समुद्रगुप्त की डिटेल पता चलती है। द इंस्क्रिप्शन इज एनग्रेव्ड ऑन द सेम पिलर। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये किस पिलर में एनग्रेव की गई थी, जहाँ पर हमें अशोक के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ही हैड स्प्रेड हिज इन्फ्लुएंस ओवर अ वास्ट एरिया, काफ़ी ज़्यादा एरिया था इनके अंडर में, एंड इवन रिसीव्ड
ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम मैनी किंग्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया कौन सा हो गया? दक्षिण पूर्वी भाग जो है इंडिया का, एशिया का, वहाँ से इनको काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज भी मिली हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका एरिया बड़ा था। समुद्रगुप्त ने एक्सरसाइज की थी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेनली ओवर द इंडो गैंगेटिक बेसिन। देखिए कोई भी राजा आता था ना इंडिया में, बाहर से आए या इंडिया में ही बने, उनका पहला मोटिव यही होता था कि वो इंडो गैंगेटिक का जो बेसिन है या जो वो एरिया है गंगा वैली के पास का, वहाँ पर ये अपना साम्राज्य ज़रूर बिठाना चाहते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि वो फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा इन लोगों को वहीं से आता था। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, अब क्या था, अब तक हमने इलाहाबाद पिलर के बारे में बात की, अब एक चाइनीज सोर्स से भी हमें कुछ पता चलता है इसके बारे में कि मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका, यानी कि मेघवर्मन जो श्रीलंका के रूलर है, उनका लिंक किससे है? समुद्रगुप्त से। तो मेघवर्मन ने, जो कि श्रीलंका के रूलर थे, इन्होंने भेजा था मिशनरी ऑफ टू समुद्रगुप्त को फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट बोध गया। यानी कि मेघवर्मन ने श्रीलंका के रूलर थे, इन्होंने एक मिशनरी को भेजा था समुद्रगुप्त के पास परमिशन लेने के लिए। वो ये चाहते थे कि समुद्रगुप्त जो है बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए अलाउ कर दे, कहाँ पे? बोध गया में। तो किसने भेजा था? मेघवर्मन ने। किसके टाइम पे? गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे। किसके पीरियड में? समुद्रगुप्त के पास। आफ्टर कॉन्क्वरिंग द टेरिटरी कॉन्क्वर करने के बाद समुद्रगुप्त सेलिब्रेट करते थे बाय परफॉर्मिंग अश्वमेध, हॉर्स सेक्रीफाइसेस। आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन कौन से रूलर रहे हैं जिन्होंने हॉर्स सेक्रीफाइसेस या अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं, तो आपको उसमें समुद्रगुप्त का भी नाम याद रखना है। ही इशूड कॉइन्स with the legend restorer of the Ashwamedh. It is because of his military achievement, ठीक है, that समुद्रगुप्त was hailed as the Indian Napoleon. अपनी मिलिट्री के अचीवमेंट्स के थ्रू इनको एक टाइटल दिया था वी ए स्मिथ ने, आपको इनका नाम याद रखना है, वी ए स्मिथ, कि इन्होंने ही इनको कहा था कि समुद्रगुप्त जो है ये इंडिया के नेपोलियन है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। He was equally great in his personal accomplishment. The Allahabad pillar inscription speaks of his magnanimity, of his voice, his polished intellect and poet skills. मतलब इनके राज्य के बारे में, इनके राज्य में क्या क्या चीज़ें अच्छी थी, किस तरीके की इनकी पोइट स्किल्स थी और कितने इंटेलेक्चुअल पर्सन थे ये, तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में, म्यूज़िक को लेकर क्या उस टाइम पे चीज़ें थी, तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? इलाहाबाद पिलर के इंस्क्रिप्शन से, ठीक है, जहाँ, और ये वो पिलर इंस्क्रिप्शन है जहाँ से अशोक का भी पता चला था, तो आपको ये ध्यान रखना है। ही इज़ नोन बाय द टाइटल कविराज, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इनके टाइम पे कविताएं, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तौर पे बढ़ चुकी थी, मतलब इनको अच्छी लगती थी, तो इसलिए इनको एक टाइटल दिया गया था, इस टाइटल से जाने जाते हैं कविराज के नाम से, यानी कि किंग अमंग दी पोइट्स। बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी इन कंपोजिंग वर्सेस, यानी कि कंपोज भी करते थे ये मंत्र वगैरह। हिज इमेज डिपिक्टिंग हिम विद वीणा, तो अगर म्यूज़िक से ये रिलेट करते थे तो इनकी इमेजेस भी ऐसी काफ़ी सारी हैं जिसमें इनको वीणा के साथ दिखाया गया है, जो कि एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है। इज़ फाउंड इन द कॉइन इशूड बाय हिम, मतलब ये जो कॉइन इशू करते थे उसमें इनकी ऐसी इमेज भी मिली है जिसमें ये वीणा के साथ बैठे हुए हैं, तो ये बनवाया करते थे उस टाइम पे राजा अपनी पहचान बनाने के लिए। ही इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड विद प्रमोटिंग संस्कृत लैंग्वेज, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जो इनके कोर्ट के पोइट थे हरिसेन, तो वो संस्कृत लैंग्वेज में ही उन्होंने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा था। एंड लर्निंग करेक्टरिस्टिक ऑफ हिज डायनेस्टी, ही वॉज एन अर्डेंट फॉलोवर ऑफ वैष्णविज्म, मैं बता चुकी हूँ ये भी, बट वॉज टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन। देखिए क्या होता है ना कि पहले के कुछ राजा ऐसे थे कि वो जिस रिलीजन में मानते थे वही चाहते थे कि वो उनकी प्रजा भी माने, लेकिन समुद्रगुप्त ऐसे नहीं थे, ये वैष्णविज्म में फॉलो करते थे, उसमें बिलीव करते थे, लेकिन बाकी रिलीजियस को भी सपोर्ट करते थे, मतलब किसी पे भी अपना रिलीजन ये नहीं थोपना चाहते थे, इसलिए उस टाइम पे बुद्धिस्ट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे और बुद्धिज़्म भी काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था। ही शोड अ नीन इंटरेस्ट इन बुद्धिज़्म में इनका इंटरेस्ट था, एंड वॉज पैट्रन ऑफ द ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर वसुबंधु, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो वसुबंधु जो एक बहुत ही ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, वो किसके टाइम पे थे? तो समुद्रगुप्त के टाइम पे थे। लेजेंड ऑन हिज कॉइन इंक्लूड्स एपिथ्स सच एज अप्रतिहार्था, यानी कि इनविजिबल, और व्याघ्र पराक्रम, ब्रेव एज अ टाइगर, पराक्रम यानी कि ब्रेव, तो ये कुछ इनके कॉइन्स में इंक्लूड थी ये सारी चीज़ें, ये वो बता रहा है। तो हमने समुद्रगुप्त की बात कर ली है, मैं और देख लेती हूँ अगर इसके बारे में कुछ है तो। आपको 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखनी समुद्रगुप्त के बारे में, कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इनके टाइम का है, जो हरिसेन इनके कोर्ट पोइट थे वो उन्होंने लिखी है ये संस्कृत में, पहली पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन बोला गया है इनको वी ए स्मिथ के द्वारा।
तीसरा पॉइंट ये है कि इनको विष्णु का डिवोटी माना गया है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। मेघवर्मन जो कि श्रीलंका के किंग थे, वो इस टाइम पे इनके पास अपना मिशनरी भेजा था कि वो अलाउ करें बोध गया यानी कि बिहार में बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी। कविराज टाइटल इन्होंने अपने आप को दिया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना है, वीणा इनके टाइम पे यूज़ किया गया है, कॉइन्स में इनकी इमेज को दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। तो अब वो फर्स्ट के बारे में हम कर चुके हैं, जिसको ग्रेट किंग मतलब यानी कि रियल किंग या रियल फाउंडर माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी का। और चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं। ये समुद्रगुप्त वॉज सक्सीड बाय हिज सन यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त के बेटे हैं ये। बट अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग देखें तो द इमीडिएट सक्सेसर यानी कि जो जस्ट इमीडिएट सक्सेसर थे, यानी कि जो समुद्रगुप्त के जस्ट बाद ही जो राजा बने थे वो रामगुप्त थे। रामगुप्त कौन थे? वो एल्डर ब्रदर थे, यानी कि बड़े बेटे थे चंद्रगुप्त, ब्रदर थे चंद्रगुप्त फर्स्ट के, लेकिन बड़े बेटे थे समुद्रगुप्त के। यानी कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड जो हैं ये भाई थे, जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड जो है ये छोटे भाई थे। तो पहले रामगुप्त बने थे राजा, उसके बाद चंद्रगुप्त आए थे। बट देयर इज़ अ लिटिल हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ दिस, मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा प्रूफ नहीं है हमारे पास हिस्टोरिकली ये बोलने के लिए कि रामगुप्त, मतलब कहीं से सोर्स मिला होगा इनको, बट मोस्टली जगह चंद्रगुप्त सेकंड को ही, यानी कि जो छोटे बेटे थे समुद्रगुप्त के, उनको ही माना गया है इनके बाद का सक्सेसर। ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड रीजन द डायनेस्टी जो थी गुप्ता की रीच्ड इट्स पीक बाय एक्सपेंडिंग टेरिटरीज, यानी कि जब चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम आया, उनके टाइम पीरियड पे गुप्ता डायनेस्टी जो है और भी ज़्यादा एक्सपेंड हुई टेरिटोरियल वे में, यानी कि जो उनकी टेरिटरीज हैं, जो उनकी बॉर्डर लाइंस थी राज्य की, वो और ज़्यादा बढ़ गई थी थ्रू कॉन्क्वेस्ट, यानी कि वही लड़ाई करके, एज वेल एज बाय मैरिज अलायंस, ठीक है। ही मैरिड कुबेर नंगा और नाग प्रिंसेस थी, हैड अ डॉटर प्रभावती विद हर, ठीक है। यानी कि जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, इन्होंने मैट्रिमोनल अलायंस भी बनाया था जैसे बाकी इनके सारे पूर्वजों ने किया था। तो इन्होंने शादी की थी कुबेर नंगा से, जो कि एक नाग प्रिंसेस थी। हैड अ डॉटर, तो उन दोनों की शादी से इनको एक बेटी हुई जिसका नाम था प्रभावती, ठीक है। तो ही मैरिड प्रभावती टू अ वकाटक प्रिंस रुद्रसेन सेकंड, जो कि डेक्कन में थे, यानी कि साउथ के जो राजा थे। देखिए अब इन्होंने क्या किया, पहले तो ये खुद मैट्रिमोनियल अलायंस बनाते थे शादी करके, वही सेम चीज़ इन्होंने क्या की अपनी पुत्री के साथ भी किया कि इन्होंने साउथ में कोई राजा थे डेक्कन में रुद्रसेन, ठीक है, उनसे वकाटक प्रिंस थे ये, उनसे अपनी बेटी की शादी करी। आफ्टर द डेथ ऑफ अर हस्बैंड, यानी कि जब ये वकाटक प्रिंस रुद्रसेन सेकंड की जब डेथ हुई, तो प्रभावती जो इनकी बेटी थी, इन्होंने रूल किया उस टेरिटरी में एज अ रीजेंट ऑफ हर माइनर सन, यानी कि अपने छोटे बेटे को लेकर विद द हेल्प ऑफ हर फादर। यानी लास्ट में देखा जाए तो एट द एंड जो चलती थी वहाँ पे वो चंद्रगुप्त सेकंड की ही चलती थी, क्योंकि उनकी खुद की बेटी वहाँ का राज्य संभाल रही थी। दस चंद्रगुप्त सेकंड इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड द वकाटक किंगडम, मतलब इनडायरेक्टली कंट्रोल उन्हीं का था वकाटक किंगडम पे, जो कि डेक्कन पार्ट पे था, यानी कि साउदर्न पार्ट पे था। चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें, इन्होंने कंट्रोल किया ओवर द वकाटक किंगडम इन सेंट्रल इंडिया, प्रूव किया क्वाइट एडवांटेजियस फॉर हिम। ही इट हेल्प्ड हिम टू कॉन्कर गुजरात, इसके थ्रू क्या हुआ, ये गुजरात पे भी जा सके। वेस्टर्न मालवा पे भी इन्होंने कंट्रोल किया, विच वॉज अंडर द रूल ऑफ शाकाज, शाकाज का मैंने आपको बताया था वेस्टर्न साइड में उनका वो था। फॉर अबाउट 4 सेंचुरीज तक इन्होंने वहाँ पे रूल किया। द गुप्ताज रीच्ड द वेस्टर्न सी कोस्ट विच वॉज फेमस फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। जो गुप्ता थे ये कहाँ तक गए, वेस्टर्न सी कोस्ट तक चले गए, यानी कि बिल्कुल जो वेस्टर्न पार्ट था जहाँ से कोस्टल रीजन स्टार्ट होता है हमारे इंडिया का, वहाँ तक ये चले गए, जो कि फेमस था ट्रेड और कॉमर्स के लिए। एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ मालवा। तो वहाँ से मालवा और जो वेस्टर्न पार्ट था सी कोस्ट का, वहाँ से क्या था, ट्रेड होता था। और जो मेन सिटी थी वो उज्जैन थी, विच वॉज ऑल्सो चंद्रगुप्त के सेकंड कैपिटल थी, यानी पहली कैपिटल थी पाटलिपुत्र, और सेकंड कैपिटल जब वेस्टर्न एरिया में इनका प्रभाव बन गया, वहाँ का एरिया इनके अंडर आ गया, तो उज्जैन को इन्होंने अपना सेकंड कैपिटल बना दिया, ठीक है। ये सारे काम किसके पीरियड में हुए थे, चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में। तो और देख लेते हैं हम इसके बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसने विक्रमादित्य का टाइटल भी लिया था, ये हम यहीं से पढ़ेंगे। देखिए आप सबने पढ़ा होगा, एन आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है महरौली इन दिल्ली, दिल्ली में महरौली जगह है, वहाँ पे एक आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है। ये काफ़ी जगह पे इसका नाम आता है। इंडिकेट करता है दैट हिज एम्पायर इंक्लूडेड नॉट इवन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड बंगाल,
यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी है और बंगाल तक, यानी आप समझ रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा राज्य इनका ही था, इंडिया का देखा जाए तो। ही अडॉप्टेड टाइटल ऑफ विक्रम आदित्य, टाइटल चेंज हुआ, ठीक है, तो ये अलग हो जाता है, तो उन्होंने विक्रम आदित्य का टाइटल लिया। पावरफुल एज द सन एंड सिमहविकर्मा, ये इनका टाइटल था। ही इशूड गोल्ड कॉइन्स, दिनार, इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे जिसे दिनार बोलते हैं। तो दिनार टर्म देख के आपसे पूछ लिया जाएगा कि दिनार किसके लिए बोला गया है, तो गोल्ड कॉइन के लिए। सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन्स, तो ये सारे इन्होंने इशू किए थे। ऑन हिज कॉइन्स ही इज मेंशन एज चंद्र, अपने कॉइन्स पे इन्होंने खुद को एज अ चंद्र मेंशन किया था। ड्यूरिंग हिज रीजन चाइनीज ट्रैवलर फाहियान विजिटेड इंडिया, इनके टाइम पे जो फाहियान थे वो इंडिया आए थे और उन्होंने लिखा था डिटेल अकाउंट अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल, उस टाइम के लोगों के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया था अपने बुक्स में। और उदयगिरी के इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम बात करें तो ये रेफर करता है दिग्विजय को, दैट इज हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, कि इन्होंने किस तरीके से पूरे वर्ल्ड पे अपना शासन चलाया था। हिज कोर्ट एट उज्जैन, इनका जो कोर्ट था वो उज्जैन में था चंद्रगुप्त सेकंड का। वॉज अडॉर्न्ड बाय 9 फेमस स्कॉलर्स, जिसे हम नवरत्न बोलते हैं या 9 जेम्स बोलते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस रूलर के राज्य में या उनके कोर्ट में जो है नवरत्न या 9 फेमस स्कॉलर्स या 9 जेम्स हुआ करते थे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में थे, ठीक है। तो इन 9 जेम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन सबके नाम में से आपको 4-5 नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये जो स्कॉलर्स हैं या पोइट हैं ये किसके कोर्ट में थे, तो आपको ध्यान रखना है। पहले है कालिदास, ही रोट अभिजन शकुंतलम, तो आपको ध्यान रखना है, जोड़ के पढ़ना है आपको। अभिजन शकुंतलम लिखा था किसने? कालिदास ने। ये वन ऑफ द बेस्ट 100 लिटरेरी वर्क्स हैं यहाँ पे कालिदास के इन द वर्ल्ड में, यानी कि वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट 100 लिटरेरी वर्क्स है। कौन सा? अभिजन शकुंतलम। देखिए यूपीएससी के एग्जाम में क्या होता है कि आपसे सीधा पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा है, कि मतलब अलग अलग बुक्स के नाम दे दिए जाएंगे, फिर पूछा जाएगा कि जो लिटरेरी वर्क्स के लिए वर्ल्ड में बहुत फेमस है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये अभिजन शकुंतलम है। एंड ऑल्सो द अर्लीस्ट इंडियन वर्क टू बी ट्रांसलेटेड टू यूरोपियन लैंग्वेज, यानी कि ये बहुत पुराना इंडियन वर्क है जिसको ट्रांसलेट किया गया था यूरोपियन लैंग्वेज में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं अमर सिम्हा, इनका जो वर्क है अमर कोश इज अ वोकेबलरी ऑफ संस्कृत रूट्स, यानी कि इसमें संस्कृत के बारे में डिटेल्स में बताया, जैसे ग्रामर की बुक्स होती है ना, इसमें साइनोनिम्स और होमोनिम्स ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो क्या नाम है उसका? अमर कोश। इट हैज़ 3 पार्ट्स कंटेनिंग अराउंड 10,000 वर्ड्स, इनके 3 पार्ट्स हैं जो कंटेन करते हैं अराउंड, जिसमें 10,000 के आसपास वर्ड्स हैं। एंड इज ऑल्सो नोन एज त्रिकंदा, आपको ये नाम ध्यान रखना है। थर्ड जो इनके वो थे नवरत्न, उनका नाम था वाराह मिहिरा, इसके बारे में आपने सुना भी होगा। ही रोट 3 इंपॉर्टेंट बुक्स, इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे हैं, ठीक है। वो बुक्स कौन कौन से थे? ही कंपोज्ड पंच सिद्धांतिका, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स के बारे में बताया गया है। इनका दूसरा वर्क है बृहद संहिता, इज अ ग्रेट वर्क इन संस्कृत लैंग्वेज। इट डील्स विद अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, लाइक एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जियोग्राफी, आर्किटेक्चर, वेदर, एनिमल्स, मैरिज, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। किसमें? बृहद संहिता में। मैं दोबारा बोल रही हूँ, पंच सिद्धांत जो है उसमें 5 सिस्टम बताए गए हैं एस्ट्रोनॉमिकल के, जो कि वाराह मिहिरा ने लिखे हैं। इन्हीं के द्वारा दूसरा वर्क जो है वो बृहद संहिता लिखा गया है, जो कि एक संस्कृत लैंग्वेज में काम किया गया है। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की वेराइटीज़ बताई गई हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, ज्योग्राफी के बारे में, आर्किटेक्चर वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में। तीसरा वर्क है इनका बृहत, जो कि जटाका इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टैंडर्ड वर्क ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। जो फोर्थ इनके नवरत्न थे उनका नाम था धनवंतरी। ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ आयुर्वेद, इनको आयुर्वेद का फादर बोला जाता है। किसको? धनवंतरी को। जो 6th नवरत्न है इनके, सॉरी 5th नवरत्न है, उनको बोलेंगे हम घटाकारपारा, एन एक्सपर्ट इन स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। तो ये स्कल्पचर आर्किटेक्चर में, मतलब आप देख रहे हैं हर फील्ड से इनके पास एक ना एक नवरत्न थे, तो इसलिए उनको 9 जेम्स बोला जाता है। शंकु थे नेक्स्ट, जो कि आर्किटेक्ट थे, जो लिखते थे शिल्प शास्त्र, ठीक है। अब थे कहा पंका, एक एस्ट्रोलॉजर थे, हु रोट ज्योतिष्य शास्त्र, इन्होंने ज्योतिष्य शास्त्र लिखी थी, आपको ध्यान रखना है। बारूची थे, ये भी काफ़ी फेमस थे, ये ऑथर हैं ऑफ प्राकृत प्रकाश के, द फर्स्ट ग्रामर ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। तो ये यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पहले ग्रामर थे प्राकृत लैंग्वेज के वो कौन थे? बारूची, जिन्होंने लिखी थी प्राकृत प्रकाश। लास्ट नवरत्न की बात करें हम तो ये थे विटाला भट्ट, ऑथर थे ये मंत्र शास्त्र के, एंड विद द मैजिशियन, ये मैजिशियन भी थे, ठीक है। ये हमने चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ लिया, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है।
एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं करवाऊंगी, जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उतना ही करेंगे। कुमार गुप्त आते हैं नेक्स्ट जो, तो कुमार गुप्त वॉज, यहाँ पे 1 आ गया, कुमार गुप्त 1 वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, यानी चंद्रगुप्त सेकंड के ये बेटे थे और उनके अगले वारिस थे, किसको, राज्य संभालने वाले। नेक्स्ट हम देखते हैं, अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ शक्रादित्य, तो जो कुमार गुप्त फर्स्ट थे इन्होंने 2 टाइटल अपनाए थे जो कि थे शक्रादित्य और दूसरा था महेंद्रादित्य, महेंद्र और आदित्य, आप इस तरीके से इसको तोड़ के पढ़ सकते हो। इन्होंने भी अश्वमेघ सेक्रीफाइसेस यानी अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किया था। तो जिन जिन राजाओं ने अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किया था आपको इनके नाम जबान पे रटे होने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन में अलग अलग राजाओं के नाम देके पूछ देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग्स राजाज डिड अश्वमेध यज्ञ, तो आपको उसमें से फाइंड करना होगा कि कौन से सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही लेड द फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। इनके बारे में अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया था, ठीक है, विच एमर्ज्ड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रेपुटेशन। आज भी नालंदा यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनली बहुत अच्छी रेपुटेशन है और आपको पता है वहाँ पे सारी लाइब्रेरीज में अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हुई थी, इसमें मेडिसिन के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में सारी नॉलेज थी, बट बाद वो बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दी गई थी, उस पर भी हम आएंगे आगे मेडिवल इंडिया में। एट द एंड ऑफ हिज रीजन पीस डिडंट प्रिवेल इन द नॉर्थ वेस्ट। आपको जैसे पता है कि नॉर्थ वेस्ट वाला जो इंडिया का पार्ट है वो हमेशा से ही जो फॉरेनर्स थे या ग्रीक्स थे, यूनानियंस थे, हुनास थे, उनके आक्रमण का ये बना ही रहा था रास्ता। तो यहाँ से हमेशा इंडिया में आक्रमण होते ही आए हैं पुराने टाइम से ही। ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ हुनास, यानी हुनास ऑफ सेंट्रल एशिया, यहाँ पे आक्रमण हुआ। आफ्टर ऑक्यूपाइंग बैक्टीरिया द हुनास क्रॉस्ड द हिंदू कुश माउंटेन, यानी बैक्टीरिया को ऑक्यूपाई करने के बाद जो हुनास थे या हुन्स थे उन्होंने हिंदू कुश माउंटेन तक आ गए, उन्होंने गांधार को ऑक्यूपाई कर लिया और पूरे एंटायर को मतलब एंटर हो गए वो इंडिया में। इनका जो पहला अटैक था ड्यूरिंग कुमार गुप्त फर्स्ट रीजन, तो ये क्वेश्चन आएगा कि हुनास का जो पहला अटैक था वो किस रीजन मतलब किस राजा के रीजन में हुआ था इंडिया में, तो वो कुमार गुप्त फर्स्ट के टाइम पे हुआ था। एंड मेड अनसक्सेसफुली बाय प्रिंस स्कंदगुप्त, यानी स्कंदगुप्त के टाइम पे भी हुआ था, लेकिन हुनास का जो आक्रमण था ये स्कंदगुप्त ने ही फेल किया था, इन्होंने ही लड़ाई करी थी और इन्होंने ही हुनास को डिफीट किया था। द इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्त फर्स्ट रीजन आर, जो इनकी इंस्क्रिप्शन है कुमार गुप्त के रीजन के वो क्या क्या हैं, तो कर्णानंद और मेंडसर बिलसाद इंस्क्रिप्शन थे, ओल्डेस्ट रिकॉर्ड ऑफ इस रीजन। एंड दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये किसके टाइम के हैं, कुमार गुप्त फर्स्ट के टाइम पे, बस आपको इतना ध्यान रखना है। एट द एंड ऑफ हिज रीजन अ पावरफुल वेल्दी ट्राइब कॉल्ड द पुष्यमित्राज, क्या था इनके रीजन के एंड में एक बहुत ही पावरफुल वेल्दी यानी कि अच्छे खासे पैसे वाले ट्राइबल्स, ठीक है, तो ट्राइब आए थे जिनका नाम था पुष्यमित्राज। तो डिफीटेड द गुप्ता आर्मी, तो इन्होंने गुप्ता आर्मी को डिफीट किया, अ ब्रांच ऑफ द हुनास फ्रॉम सेंट्रल एशिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू दी भितारी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, जो भितारी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन है इसके हिसाब से देखिए, जहाँ पर भी ऐसे इंस्क्रिप्शन आ रहे हैं आपको ये मुंह जबानी रटे होने चाहिए कि कौन सा इंस्क्रिप्शन किस राजा के टाइम का है और उसमें किसके बारे में बात की गई है। दी गुप्ता एम्पायर इन हिज रीजन वॉज इन्वेडेड फ्रॉम 2 डायरेक्शन, ये बोल रहा है कि जो बितहारी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन था ये बोलता है कि जो गुप्ता एम्पायर है या गुप्ता एम्पायर का जो पूरा रीजन था ना, इनके टाइम पे 2 जगह से यानी कि 2 डायरेक्शन से इन्वेजन हुआ था, यानी आक्रमण हुआ था। ऑन द वन वॉज इन्वेजन, जो पहला इन्वेजन था वो पुष्यमित्र का था, एंड अदर वॉज द हुनास, ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ इसलिए यहाँ पे भी एक बार मैंने कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट राजा आए थे स्कंदगुप्त। मैंने बताया कुमार गुप्त फर्स्ट के टाइम पे हुनास का आक्रमण होना शुरू हो गया था, लेकिन हुनास को हराया किसने था, स्कंदगुप्त ने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये लास्ट ग्रेट रूलर थे, देखिए इनके बाद भी काफ़ी रूलर्स आए हैं गुप्ता डायनेस्टी में, लेकिन ये ग्रेट रूलर थे, मतलब इनके बाद ऐसा कोई रूलर नहीं आया जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए या उन्होंने कुछ बड़ा काम किया हो। द चंद्र व्याकरण एंड कथा सरिता सागर रेफर्स टू स्कंदगुप्त विक्ट्री ओवर हुनास, जैसे मैंने बताया कि स्कंदगुप्त ने हुनास को हराया था, उन पे विक्ट्री ली थी इन्होंने उनको हराकर। तो ये कहाँ से हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनास को हराया था, तो ये चंद्र व्याकरण और कथा सरिता सागर से हमें ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनास को डिफीट किया था। जूनागढ़ या गिरनार इंस्क्रिप्शंस जो है इनके टाइम का, ये रिवील करता है दैट हिज गवर्नर परनादत्त रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक। जो जूनागढ़ और गिरनार इंस्क्रिप्शन है इनके रीजन का, स्कंदगुप्त के रीजन का, ये हमें ये बताता है कि इनके गवर्नर थे परनादत्त, इन्होंने रिपेयर किया था सुदर्शन लेक को। तो आपको ध्यान रखना है किस रूलर के टाइम पे सुदर्शन लेक रिपेयर किया गया था, तो वो स्कंदगुप्त के टाइम पे किया गया था।
आफ्टर स्कंदगुप्त डेथ, जब इसकी डेथ हो गई, मैनी ऑफ हिज सक्सेसर्स लाइक पुरुगुप्त और कुमारगुप्त सेकंड आए, बुद्धगुप्त आए, नरसिम्हगुप्त आए, कुमारगुप्त थर्ड भी आए, विष्णुगुप्त आए, कुडंट सेव द गुप्ता एम्पायर। इतने सारे रूलर्स आए स्कंदगुप्त के बाद, लेकिन ये गुप्ता एम्पायर को सेव नहीं कर पाए। किससे? हुनास से। अल्टीमेटली दी गुप्ता पावर टोटली डिसअपियर्ड। उसके बाद ये पूरी तरीके से डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, ड्यू टू द वैरायटी ऑफ रीजन। बहुत सारे रीजन थे इनके गायब होने के, पर पहला रीजन यही था कि हुनास का आक्रमण हुआ था इन पे, तो ये संभाल नहीं पाए थे। अब हम बात करेंगे, स्कंदगुप्त तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा खत्म हो गया। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट राजा नहीं है कि आप इसके बारे में पढ़ें। तो हम अब रीजंस पढ़ेंगे कि जो डिक्लाइन हुआ था गुप्ता एम्पायर का, वो क्यों हुआ था। देखिए बहुत सारे वेरियस रीजंस थे। हम स्टार्ट करते हैं। जो वेरियस रीजंस लेड टू फॉल द गुप्ता एम्पायर आर डिस्कस्ड बिलो, ठीक है। हुनाज इन्वेजन वॉज द फर्स्ट रीजन, ये पहला रीजन था। द गुप्ता प्रिंसेस, जो गुप्ता प्रिंस थे स्कंदगुप्त, वो बहुत ही ब्रेवली और सक्सेसफुली उन्होंने हुनास को हराया था, ठीक है, उनके इन्वेजन को। लेकिन जो इनके सक्सेसर्स थे वो वीक थे काफ़ी ज़्यादा, तो वो हुनास के इन्वेजन को रोक नहीं पाए थे। एंड हुनास शोज एक्सीलेंट हॉर्समैनशिप। तो क्या इंपॉर्टेंट है कि जो हुनास थे वो क्यों जीत पाए थे, क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि उनके पास हॉर्समैनशिप जो थी वो बहुत ही एक्सीलेंट थी। उनको घोड़े अच्छे से चलाने आते थे, और घोड़े थे भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में। एंड वर एक्सपर्ट आर्चर्स विच हेल्प्ड हिम टू अटेन द सक्सेस। आपको ये ध्यान रखना है, नॉट ओनली इन ईरान बट ऑल्सो इन इंडिया। तो हुनास ने ईरान में ही नहीं, इंडिया में भी अपनी सक्सेस पाई थी। इन द लेटर हाफ ऑफ द 5th सेंचुरी, यानी कि 5th सेंचुरी के एंड में, द हुनास चीफ थे, हुना के चीफ थे, यानी हुन्स राजा थे, चीफ कुछ भी बोल सकते हो आप इनको, तोरमाना। इन्होंने कॉन्कर्ड किया लार्ज पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। अगेन वेस्टर्न इंडिया रिपीट हो रहा है, अप टू ईरान नियर भोपाल इन सेंट्रल एशिया, ठीक है। सेंट्रल एशिया यानी भोपाल तक इनका पूरा राज्य आ चुका था। बाय 485 CE, हुनाज हैड ऑक्यूपाइड पंजाब, राजस्थान, कश्मीर, ईस्टर्न मालवा एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब आपको इनका जो एरिया था जहाँ तक ये थे, तो पंजाब का एरिया था, राजस्थान, कश्मीर, ईस्टर्न मालवा था, ठीक है, और लार्ज पार्ट था सेंट्रल इंडिया का, यानी कि मध्य प्रदेश तक ये लोग आ चुके थे। तो जो हुनास के चीफ थे तोरमाना, वो सक्सीडेड बाय हिज सन मिहिरकुल। तो इनको मिहिरकुल ने सक्सेस कर लिया, जो इनके बेटे थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो हुनास चीफ थे तोरमाना, उनका सन कौन था, उनके बेटे का नाम क्या था, तो मिहिरकुल था। ये स्टेट PSC के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। हु वॉज अ टायरेंट रूलर एज इज मैंशनड इन द रजत रागिनी, यानी रजत रागिनी में ये इनके बारे में, मिहिरकुल के बारे में बताया गया है। रजत रागिनी किसके द्वारा लिखी गई है, तो कल्हाना एंड हुएनसांग, सॉरी, कल्हान के बारे में क्या लिखा, कल्हान ने लिखा है रजत रागिनी, जिसमें मेंशन है मिहिरकुल के बारे में। मिहिरकुल कौन थे, ये हुनास चीफ तोरामन के बेटे थे। एंड हुएनसांग रेफर्स टू हिम एज अ परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिस्ट। तो जो चाइनीज ट्रेवलर थे हुएनसांग, इन्होंने किसको बोला है कि ये, मतलब इन्होंने बुद्धिस्ट को नष्ट करने की कोशिश की थी, परसिक्यूटर थे, यानी उनके साथ इन्होंने गलत किया था। तो कौन थे, मिहिरकुल थे, ठीक है। ये कौन बताता है हमें, चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएनसांग। मिहिरकुल वॉज डिफीटेड, वो हारे, एंड द हुनास पावर वॉज ओवरथ्रोन बाय यशोधर्मन ऑफ मालवा, यानी मालवा पे भी इनका कंट्रोल था, लेकिन मिहिरकुल को किसने हराया, मालवा के राजा यशोधर्मन ने। एंड नरसिम्ह गुप्त बालादित्य ऑफ द गुप्ता एम्पायर, मतलब लास्ट के कुछ रूलर्स बचे होंगे गुप्ता एम्पायर के, वो भी थे उसमें शामिल उनके साथ। एंड द मुखारीज, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है कि किसने हुनास को डिफीट किया था, मालवा के राजा ने, नरसिम्ह गुप्त बाल आदित्य ने, और मुखारी ने। हाउएवर दिस विन ओवर हुनास, तो यहाँ पे हुनास के ऊपर विक्ट्री होगी, कुडंट रिवाइव द गुप्ता एम्पायर, लेकिन इसके बाद भी गुप्ता एम्पायर वापस से अपना राज्य नहीं बना पाया, अपना वो पहले वाली एम्पायर नहीं खड़ी कर पाए, ठीक है। अब हम इनका इकोनॉमिक डिक्लाइन देखते हैं। पहला रीजन था हुनास का इन्वेजन, इनके डिक्लाइन होने का। दूसरा इकोनॉमिक डिक्लाइन क्या है, बाय द एंड ऑफ 5th सेंचुरी गुप्ता हैड लॉस्ट वेस्टर्न इंडिया। जो इनका ट्रेडिंग की, जो इनका ट्रेड का प्लेस था, यानी कि जो एरिया था कोस्टल एरिया जो गुजरात का, वो हुनास ने अपने अंदर ले लिया था। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये जो ट्रेड वाले एरियाज थे, दूसरी कंट्रीज के साथ जो ट्रेड होते थे, उन एरियाज पे हुनास का आक्रमण हो गया था, और वो उनके अंदर हो गया था। तो यहाँ से इनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली लॉस हुआ वेस्टर्न इंडिया से। एंड दस दिस मस्ट हैव डिप्राइव द गुप्ता ऑफ द रिच रिवेन्यू फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स। यहाँ से इनका ट्रेड और कॉमर्स होता था, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट भी था, बंदरगाह भी था, जहाँ से शिप के थ्रू भी क्या कहते हैं, सामान का आना जाना होता था। हैंस क्रिपल्ड देम इकोनॉमिकली, यानी यहाँ से इकोनॉमिकली ये बहुत डाउन चले गए थे। द इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ द गुप्ताज इज इंडिकेटेड बाय द गोल्ड कॉइन्स ऑफ लेटर गुप्ता रूलर्स।
तो जो इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ गुप्ता का वो इंडिकेट करता है कि वो गोल्ड कॉइन्स के द्वारा हुआ, जो कि लेटर गुप्ताज ने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, उसमें भी इनका काफ़ी खर्चा हुआ था, तो वहाँ भी वो भी एक रीज़न माना जाता है, विच हैव लेस परसेंटेज ऑफ गोल्ड मेटल, जिसकी वजह से गोल्ड के मेटल्स जो है बहुत कम बचे थे उनके पास। द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट फॉर रिलीजियस, मतलब यहाँ भी ये क्या करते थे, रिलीजियस के नाम पे ज़मीनें जो हैं ऐसे ही दान में दे दिया करते थे, तो यहाँ से इनके पास ज़मीन भी नहीं बचती थी। एंड अदर पर्पज़ ऑल्सो रिड्यूस द रिवेन्यू, यहाँ से भी इनको रिवेन्यू आने बंद हो गए थे, विच रिजल्टेड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई थी। और भी क्या रीजंस थे, मैंने बताया हुनास का क्या कहते हैं इन्वेजन था, और हुनास की जो हॉर्समैनशिप थी इससे इनको बहुत नुकसान हुआ क्योंकि वो अच्छे थे इस चीज़ में। बाय 520 द गुप्ता एम्पायर वॉज रिड्यूस्ड टू अ स्मॉल किंगडम, बहुत ही स्मॉल किंगडम बन गया था। फोर्स्ड टू पे ट्रिब्यूट टू देयर कॉन्क्वर्स, अब ये फोर्सली इनसे पैसे लिए जाते थे जो इन पे जिन्होंने इन पे अपना राज्य जमाया था। वीक रूलर्स आए बाद में, ये एक रीज़न था। इनका ट्रेड डिक्रीज हो गया, ये एक रीज़न था इनके डिक्लाइन का। लॉस ऑफ वेस्टर्न इंडिया मैंने करवा दिया, पॉइंट्स बता दिए हैं ताकि आप पॉइंट वाइज भी कभी एग्जाम में लिखो तो आप लिख सकते हो। ट्रेड हुआ था इनका जो मेडिटेरियन से सी से डायरेक्ट होता था ना, तो वो भी इनका यहाँ पे लॉस हो गया। सीन इन द डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन देयर कॉइन्स, तो गोल्ड की भी कमी आ गई इनके टाइम पे। फ्यूडल स्टेट्स हो गए, अलग अलग राज्य में राजा बन गए अलग अलग इनके ऊपर, मतलब जैसे अब दान देते चले जाओगे अपनी ज़मीनें तो वो आपका हक नहीं रहा। अब उसके थ्रू क्या हुआ, उन ज़मीनों पर दूसरे राजाओं ने अपना हक जमा लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, पहले जो एक बड़ा एम्पायर था इसी में छोटे 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 राजा बनने लग गए और इनका जो राज्य है वो वीक बन गया। रिड्यूस्ड द पावर एंड टैक्स कलेक्शन ऑफ द एम्पायर, यहाँ पे इनकी पावर ही कम हो गई थी बिल्कुल। अब हम बात करें द फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर लेड टू द एमरजेंस ऑफ न्यूमरस रूलिंग डायनेस्टी। इनके गिरने से क्या हुआ, और सारे नए नए डायनेस्टीज का एमरजेंस होने लगा इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। साउथ इंडिया का मैंने आपको सारा करवा दिया, अब ये हम नॉर्थ इंडिया का कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें जैसे पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर, ठीक है, मुखारीज आए थे कन्नौज में और मैत्राक्स आए थे वल्लभी में। इन पेनिनसुलर इंडिया यानी कि साउथ इंडिया में चालुक्याज थे एंड पल्लवाज का एमर्ज हुआ एज द स्ट्रॉन्ग पावर इन द डेक्कन और नॉर्दर्न तमिलनाडु रिस्पेक्टिवली। यानी ऊपर क्या चल रहा था, गुप्ता डायनेस्टी का एंड हुआ था नॉर्थ में और ये सारे रूलर्स आने लगे थे थानेश्वर में और कन्नौज में और वल्लभी में। साथ ही साथ जो डेक्कन इंडिया था, पेनिनसुलर इंडिया था, वहाँ पे चालुक्य और पल्लवाज अपना स्ट्रॉन्ग पावर अपना स्टैब्लिश कर रहे थे वहाँ पे, जो कि डेक्कन इंडिया और नॉर्दर्न तमिलनाडु का पार्ट है, ठीक है। इनके आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में बात करें गुप्ता एम्पायर की, तो द पीरियड सॉ द एमरजेंस ऑफ द आइकॉनिक कार्व्ड स्टोन डाइटी, यानी पत्थर से यानी कि स्टोन से डाइटी बनाए जाते थे इन हिंदू आर्ट, एज वेल एज द बुद्धा फिगर, ठीक है, एंड जैन तीर्थंकर्स के फिगर पाए गए। दीज लास्ट ऑफन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, मतलब लास्ट में ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे होने लग गया कि बुद्धा की फिगर्स बनाई जाने लगी, हिंदू आर्ट यानी हिंदू डाइटीज़ वगैरह की फिगर्स बनने लगी। जो जैन तीर्थंकर्स थे 24 उनके बारे में फिगर्स बनने लगी, तो ये स्टोन्स के द्वारा बनाई जाती थी, तो ये इनका आर्ट था उस टाइम पे। मेन सेंटर जो था स्कल्पचर का वह मथुरा और गंधार था, ठीक है, और हिंदू उदयगिरी केव्स इन्हीं के टाइम पे बनाया गया है। दशरथ टेम्पल जो है देवघर का, ये भी मेजर टेम्पल है गुप्ता के टाइम का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि गुप्ता के टाइम पे कौन कौन से टेम्पल्स और कौन कौन से केव्स का एमरजेंस हुआ था। लेटर गुप्ता की बात करें, वर डिफरेंट डायनेस्टीज थी फ्रॉम दैट ऑफ इम्पीरियल गुप्ताज, ठीक है, जो पहले गुप्ता हुए थे उनसे ये डिफरेंट थे लेटर गुप्ताज। लेटर गुप्ताज ऑफ मगध लाइक कृष्ण गुप्त, गिव गुप्त और दामोदर गुप्त, ये गुप्त आएगा, ये सारे रूलर्स थे। फाहियान की बात करते हैं जो कि इस टाइम के बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैवलर थे जिन्होंने गुप्ता एम्पायर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। ही वॉज अ चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है, हु ट्रेवल्ड ऑन फुट फ्रॉम चाइना टू इंडिया, जो बाय फुट यानी अपने पैरों से चल के चाइना से इंडिया आए थे विजिटिंग सेक्रेड बुद्धिस्ट साइट्स को देखने के लिए। ही वॉज अ फॉरेन एनवॉय हु विजिटेड इंडिया एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे आए थे, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, किसको, चंद्रगुप्त सेकंड को। ही वॉज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया, ये पहले चाइनीज पिलग्रिम हैं जो इंडिया में आए थे। ही विजिटेड, आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट कौन था, फाहियान, आगे ह्वेनसांग वगैरह की भी बातें हुई हैं लेकिन आपको फाहियान के बारे में ध्यान रखना है कि पहले चाइनीज पिलग्रिम थे ये। ही विजिटेड लुम्बिनी, क्योंकि ये बुद्धिस्ट साइट्स देखने आए थे इंडिया में, तो पहले इन्होंने सबसे पहले लुम्बिनी में आए, द जो बर्थ प्लेस था बुद्धा का। और फाहियान कंपाइल्ड हिज एक्सपीरियंस इन अ ट्रैवलॉग रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। और कुछ नया होगा मेरे हिसाब से, यहाँ तक कंप्लीट हो गया गुप्ता एम्पायर। नेक्स्ट हम देखेंगे अब इसके आगे जो जो डायनेस्टीज एमर्ज हुई थी, चालुक्याज और पल्लवाज, और नॉर्थ में क्या क्या हुआ था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।
गुप्ता एम्पायर ही काफ़ी बड़ा है, तो ये काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, तो आज मैं इतना ही कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू सो मच।